गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप देख रहे हो, हमारी क्लासें आपके पास रेगुलर आ रही हैं और रेगुलर क्लासों के साथ साथ आपको लगातार टेस्ट भी लिए जा रहे हैं। और जो अभी जो टेस्ट लगा है उस टेस्ट में आपने बहुत अच्छी रुचि दिखाई है। और रुचि दिखाई है आपने, तो रुचि के अंदर आपने 4 या 5 लड़कों ने टेस्ट दिया है। तो 4 या 5 लड़कों ने रुचि दिखाई है, बाकी ने कोई रुचि नहीं दिखाई। ये मत समझना कि आप इस पढ़ाई को छोड़ दोगे तो बच जाओगे। कहीं ना कहीं ये पढ़ाई आगे आपके काम में आने वाली है, तो क्यों ना हम अभी से इसकी तैयारी करके चलें। जैसे आगे जाते हो, आपको पता है कि पिछली क्लास का अगली क्लास में लगभग 40 से 50% कोर्स सेम मिलता है। तो आप जैसे अगली क्लास में जाओगे तो आपको वहाँ पे भी आपको ये पढ़ना पड़ेगा। इसी के साथ यदि आप एग्रीकल्चर ले रहे हो तो वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, जेट की तैयारी करनी पड़ेगी, जॉइंट इंटरेस्ट टेस्ट। यदि इसकी तैयारी कर रहे हो आप लोग तो आपको ये चीज़ें वापस से पूरी की पूरी जो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर वही चीज़ें आपको वापस पढ़नी पड़ेगी। तो इससे अच्छा है कि आप इस चीज़ को अभी से लगातार पढ़ते रहो, और अभी से पढ़ते रहोगे तो आपका बेस अच्छा बन जाएगा। बेस का मतलब नींव, नींव अच्छी बन जाएगी आपकी। और जब नींव अच्छी बन गई तो आप क्या करोगे, कहीं पर भी नहीं अटकोगे। और जो टेस्ट नहीं दे रहे हैं, जो पढ़ने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं, वो पीछे रह जाएंगे आपसे। जो पढ़ रहे हैं उनसे बहुत पीछे रह जाएंगे। और जब वो मुड़ के देखेंगे पीछे तो उनके पीछे केवल कुछ नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि उनसे आगे जो नहीं पढ़ रहे हैं उनके पीछे कुछ नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि उनके आगे तो जो पढ़ने वाले थे वो सारे तो आगे निकल गए, पीछे कौन दिखेगा। अब जब आप दौड़ते हो तो दौड़ में भी ऐसा ही होता है, पीछे कोई नहीं दिखाई देता है। इसका मतलब आप हताश हो जाते हो कि हम ये पीछे हार गए हम तो। और यदि आप दौड़ के अंदर पीछे लोग देखते हैं और आप सबसे आगे हो तो आपके अंदर जोश आता है कि हाँ मैं सबसे आगे हूँ, मैं जीतूंगा। ठीक है, तो इस प्रकार से तो जब आप देखोगे तब आपको कोई नहीं दिखाई देगा, इसका मतलब सब आगे निकल चुके हैं और आप उसी समय हार जाओगे। तो आपको रेगुलर क्लास लेनी है, रेगुलर पढ़ाई करनी है। जब आपका रिजल्ट आएगा तब देखना जो ये रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं बच्चे, वो आपसे बहुत ज़्यादा आगे रहेंगे। ठीक है, जैसा पिछले साल ऑफलाइन क्लास वालों ने बनाई वैसी ही परसेंटेज अब की बार जो ऑनलाइन क्लास लेकर लगातार ले रहे हैं और लगातार टेस्ट दे रहे हैं वो भी आगे इस प्रकार की परसेंटेज बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हम माध्यम आपको उपलब्ध करवा रहे हैं और इस माध्यम के द्वारा आप जितना हो सके उतना लाभ ले सकते हैं। ठीक है, हाँ उतना हम आपको नहीं दे पाते हैं जितना हम ऑफलाइन क्लास में। ऑफलाइन क्लास में तो लंबी क्लास होती है, यहाँ पर तो आप मोबाइल में यदि आप हमें आपका भी ध्यान रखना पड़ता है कि मोबाइल में ज़्यादा लंबी क्लास बना देते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप बोर हो जाते हो या उतना कवर नहीं कर पाते हो। ठीक है, और जबकि ऑफलाइन क्लास में तो थोड़ी हंसी मजाक भी हो जाती है जिससे क्लास आपको बोरिंग नहीं लगती है। और इस क्लास में आप इतनी सी स्क्रीन में कैसे मेंटेन कर पाते हो, तो ये आपके लिए एक समस्या है। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए हम छोटी छोटी क्लासें आपके लिए डाल रहे हैं, जिसमें थोड़े थोड़े टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है। तो आप थोड़े थोड़े टॉपिक पढ़कर आप बड़ा संग्रह कर सकते हो। ठीक है, और नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार नहीं 2 बार वीडियो को चला कर देखो ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हमारा जो पिछला लेसन था वो हमारा आज कंप्लीट हो चुका था और कंप्लीट होने के बाद में आपका टेस्ट भी लग चुका है उसका। और अब अपना जो अगला चैप्टर है वो है फलोद्यान प्रबंधन। फलोद्यान प्रबंधन ऑर्कार्ड मैनेजमेंट। क्या पढ़ रहे हैं? ऑर्कार्ड मैनेजमेंट। ऑर्कार्ड मैनेजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम फलोद्यान प्रबंधन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। पहले तो हम देखते हैं कि फलोद्यान क्या होता है। फलों का जो उद्यान होता है, फलों का जो बाग होता है अपना, वो क्या होता है? फलोद्यान होता है। या हम कह सकते हैं कि फलों का जो उद्यान है वो क्या है? फलोद्यान है। और इसके बाद में प्रबंधन। प्रबंधन का क्या अर्थ होता है?
प्रबंधन का क्या अर्थ यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर प्रबंधन होता है, प्रबंधन से आप, मैनेजमेंट से आप क्या समझते हो कि मैनेजमेंट का अर्थ होता है, मैनेजमेंट का जो अर्थ होता है यहाँ पर लेते हैं हम, जैसे फल का चुनाव किसके अनुसार, जलवायु के अनुसार, फिर इसके बाद में भूमि का चुनाव किसके अनुसार, फल के अनुसार, ठीक है। और फिर इसके बाद में भूमि की तैयारी, भूमि की तैयारी होने के बाद में, तैयारी होने के बाद में, तैयारी होने के बाद में क्या, गड्ढे खोदना, गड्ढे खोदना, और गड्ढे खोदने के बाद में पौधे लगाना, खाद उर्वरक, सिंचाई, इसके बाद में, सिंचाई के बाद में खरपतवार नियंत्रण, खरपतवार नियंत्रण, और इसके बाद में रोग और कीटों का नियंत्रण, रोग व कीटों का नियंत्रण, ठीक है। फलों की तुड़ाई, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं फलों की बिक्री, ठीक है, फलों की बिक्री तथा फल परिरक्षण, तथा फल परिरक्षण। तो यहाँ पर फलों की तुड़ाई तक, फलों की तुड़ाई तक किस प्रकार हम क्या करते हैं, इसके देखरेख करते हैं, इसका प्रबंधन करते हैं, यानी कि यहां से लेकर फल का चुनाव, जलवायु के अनुसार भूमि का चुनाव, तैयारी, गड्ढे खोदना, पौधे लगाना, खाद, सिंचाई, खरपतवार नियंत्रण, रोग कीटों का नियंत्रण और इसकी फलों की तुड़ाई। तो ये सब किसके अंतर्गत आता है, आपका फल मैनेजमेंट या फलोद्यान प्रबंधन के अंतर्गत आता है। यानी कि उद्यान का जो मैनेजमेंट है वो किस प्रकार हमें निर्धारित करना है, जैसे आपकी गर्म जलवायु है, उष्ण जलवायु है, तो उसके लिए किस प्रकार का फल का चयन करना, किस समय खाद उर्वरक डालना, किस समय हमें सिंचाई देना, कितनी मात्रा में सिंचाई देना, ये सारी जो क्रियाएं होती है, श्रमिकों की व्यवस्था किस प्रकार करनी है, कब श्रमिकों की अधिक आवश्यकता होगी, कब कमी होगी, या कब कम श्रमिक चाहिए और कब ज्यादा श्रमिक चाहिए, किस प्रकार हम देख रेख कर सकते हैं और किस किस प्रकार की विधियां अपनाकर हम कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारी जो क्रियाएं होती है, ये जो सारी क्रियाएं होती है वो किस में आती है, प्रबंधन में आती है, मैनेजमेंट में आती है। कितनी मात्रा में सिंचाई देना है, ये सारी क्रियाएं किस में आती है, आपकी फलोद्यान प्रबंधन में आती है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं, इसके बाद में हम बात करते हैं इसके अंदर, लिंक डाल देना, और नहीं मानते। देखो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, स्थान का चुनाव। स्थान का चुनाव मतलब कि हमें कौन सी जगह फलोद्यान लगाना है, कौन सी जगह फलोद्यान लगाना है। जो उद्यान है, जो जैसे आम का उद्यान है, अमरूद का है, ठीक है, पपीता का है, किस प्रकार का हमें उद्यान लगाना है और कहाँ पे लगाना है, ये हमें सिलेक्शन ऑफ साइट करना है, यानी कि हमें स्थान का चुनाव करना है। देखो स्थान का चुनाव किस प्रकार करेंगे, ये हमारा सारी क्रियाएं निर्भर करती है फल के अनुसार, फल के अनुसार स्थान का चुनाव। देखो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्थान का चुनाव, स्थान का चुनाव। देखो स्थान का चुनाव हम करते हैं तो हमारे पास कम से कम 3-4 चीजें हमारे पास उपलब्ध होनी चाहिए, जैसे भूमि, मृदा। सबसे पहले हम मृदा को देखते हैं, जलवायु को देखते हैं कि वहां पर हमारे पास किस प्रकार का फल लगाया जा रहा है और किस प्रकार के फल में किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हम स्थान का जो चुनाव करते हैं, स्थान का चुनाव करते हैं, उसमें सबसे पहले भूमि का चयन,
या चुनाव, भूमि का चुनाव। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, स्थान का चुनाव कर रहे हैं। देखो स्थान का चुनाव किस प्रकार करेंगे, सबसे पहला पॉइंट है भूमि का चयन या भूमि का चुनाव। देखो स्थल हमें कहाँ पे लगाना है, जैसे आप लोग क्या करते हो, घर बनाते हो, तो घर बनाते हो तो नया जो घर बनता है या मकान बनता है आपका, तो उसके लिए आप क्या देखते हो कि गड्ढा नहीं होना चाहिए, यानी कि गड्ढे वाली भूमि नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी ऊपर वाली भूमि होती है। फिर हम क्या करते हैं, उसके अंदर भी हम देखते हैं कि यहाँ पर भी यदि हम मिट्टी डाल दें तो हमारा घर और भी अच्छा लगेगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि खड्डे में या गड्ढे के अंदर या हम क्या करेंगे, अपना मकान बनाएंगे तो वहां पे वर्षा ऋतु में पानी आकर भर जाएगा, जिससे हमें आने जाने में परेशानी रहेगी। तो उस समस्या से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले स्थान का चुनाव करना पड़ता है। तो इसी प्रकार इसमें भी क्या कर रहे हैं, स्थान का चुनाव कर रहे हैं, सिलेक्शन ऑफ साइट का चुनाव कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले भूमि का चयन करते हैं। देखो अब आप यहाँ पर भूमि की बात करते हैं, तो भूमि के अंदर सबसे पहले हमें बात करनी पड़ती है कि जो जैसे हम उद्यान लगाएंगे, उद्यान ऐसा तो है नहीं कि टमाटर का उद्यान लगाएंगे या मटर का उद्यान लगाएंगे, ऐसा तो लगा नहीं सकते। जो आपकी मटर का उद्यान होता है या टमाटर का जो खेत होता है, उसके अंदर जो पौधे होते हैं, तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि पौधे छोटे होते हैं, छोटे पौधे होते हैं, तो उनकी जड़ें भी क्या होती है, छोटी होती है। जड़ें कैसी होती है, जड़ें कैसी होती है, छोटी होती है। जड़ें छोटी होती है तो उसके लिए गहराई कम आवश्यक होती है। लेकिन यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, फल वृक्ष पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, फल वृक्ष। और फल वृक्ष क्या होते हैं, बड़े होते हैं आकार में, जैसे आम का पौधा है, अमरूद का है, आंवले का है, करौंदा है, और इसके अलावा आपका नींबू है, ठीक है, संतरा है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, आकार में बड़े होते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि कोई भी पौधा, जैसे मान लो ये पौधा है, इसका शाखाएं इतनी फैली हुई है, तो इतनी शाखाएं फैली हुई है तो ये अपनी शाखा के अनुपात में, किसके अनुपात में, शाखा के अनुपात में या शाखा के अनुसार इतने ही क्षेत्र में अपनी जड़ें फैलाता है, इतने ही क्षेत्र में अपनी जड़ें फैलाता है। समझ में आ रहा है कुछ, ये अनुमान है या ये प्रयोग किया गया है, जिसके आधार पर पता चला है कि लगभग 90% पौधे अपना जितनी शाखाएं ऊपर की तरफ फैलाते हैं, उतनी जड़ें अपनी नीचे भूमि में फैलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इतना क्षेत्र, तो पौधा जो आपका होता है, जैसे आम का पौधा होता है वो कितना लंबा होता है, ठीक है, जैसे नींबू का होता है। तो यहाँ पर भूमि की सबसे पहले गहराई, भूमि की गहराई, और भूमि की जो गहराई होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 2 मीटर होनी चाहिए। 2 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, ज्यादा हो जाए तो चल जाएगी, लेकिन 2 मीटर से तो कम नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो भूमि की गहराई है वो 2 मीटर रहनी चाहिए। यदि गहराई का मतलब होता है इसके अंदर कि जैसे ये भूमि की सतह है, ऊपरी सतह, इसके नीचे हम जैसे चलते हैं तो इसके नीचे जो पथरीली जमीन है या सख्त भूमि है वो कम से कम 2 मीटर गहराई पर आनी चाहिए। इसके नीचे यदि और भी मर्दा मिलती है तो ठीक है, वरना यदि 2 मीटर से कम रह गई तो वहां पर क्या होता है, पौधे जो बड़े होते हैं वो क्या हो जाते हैं, नीचे आंधी या तूफान के अंदर पौधे नीचे गिर जाते हैं। तो इस स्थिति से बचने के लिए भूमि की गहराई कितनी होनी चाहिए, 2 मीटर होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये चीज समझ में आ गई। देखो भूमि की जो गहराई है, भूमि की गहराई, भूमि की गहराई 2 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, 2 मीटर से ज्यादा हो सकती है, चल जाएगी, कम नहीं होनी चाहिए, कम से कम 2 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, भूमि के अंदर जीवाश्म पदार्थ की मात्रा अधिक होनी चाहिए, कंकड़ पत्थर रहित होनी चाहिए, कंकड़ पत्थर रहित होनी चाहिए। ठीक है, जल निकास की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, देखो यहां पर भूमि की गहराई 2 मीटर होनी चाहिए, जीवाश्म पदार्थ की मात्रा अधिक होनी चाहिए,
कंकड़ पत्थर रहित होनी चाहिए, जल निकास की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए, इसके साथ ही उपजाऊ होनी चाहिए, उपजाऊ होनी चाहिए, भूमि कैसी होनी चाहिए, उपजाऊ होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा जो आपके पोषक तत्व हैं वो सही अनुपात में उपस्थित होने चाहिए। पोषक तत्व सही अनुपात में, सही अनुपात में होने चाहिए, ठीक है। पोषक तत्व सही अनुपात में होने चाहिए ताकि फलों को अधिक पोषण मिल सके, और फलों को अधिक पोषण मिलेगा तो वो जल्दी वृद्धि करेगा। और आपको पता है कि हम फलोद्यान लगा रहे हैं तो वहां पे बाग लगाने पर आपको पता चलता है कि आम का जो पौधा होता है, अमरूद के जो पौधे होते हैं वो क्या होते हैं कि 5 साल के बाद में क्या करते हैं, फलन प्रारंभ करते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है, इसमें जो शुरुआती अवस्था है, जो भूमि का चुनाव है, वो हमें अधिक से अधिक सावधानी के साथ उसको चुनाव करना चाहिए ताकि हमें जो उत्पादन है वो लगातार मिलता रहे, ठीक है। अब देखो, यदि आपने एक बार उद्यान स्थापित कर दिया तो उसके बाद में आप उससे छेड़खानी कर सकते हो क्या उसके बाद में वहां पर जीवाश्म पदार्थ की मात्रा बढ़ा सकते हो क्या? नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि वहां पर पौधे स्थापित हो जाते हैं, उसके बाद में आप कुछ भी नहीं कर सकते। जो बची हुई भूमि है उसमें आप जरूर कुछ क्रियाएं कर सकते हो, जैसे खरपतवार नियंत्रण कर सकते हो, आप फसलें उगा सकते हो वहां पर। और फसलें भी कौन सी उगा सकते हो, जो कम वानस्पतिक वृद्धि करने वाली फसलें होती है वो उगा सकते हो। इसके अलावा भी वहां पर एक चीज और विशेष ध्यान रखनी है आपको कि जो दलहनी कुल की फसलें हैं वो ज्यादा लेनी है वहां पर, ताकि वहां पर नाइट्रोजन का स्तर बढ़ जाए, जिससे क्या हो जाए, आपके पौधों को क्या मिल जाए, यहाँ पर पोषक तत्व अधिक मात्रा में उपलब्ध होते रहे। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, सबसे पहले भूमि का चयन करते हैं। किसका चयन करते हैं? भूमि का चयन करते हैं, यानी कि भूमि का चयन हो गया। देखो, इसके अलावा भी यहाँ पर और चीजें होती है, जैसे हम बात करें कि लवणीय मृदाएं नहीं होनी चाहिए, लवणीय मृदाएं नहीं होनी चाहिए, सारीय मृदाएं नहीं होनी चाहिए, और आपकी कौन सी मृदाएं? अम्लीय मृदाएं। कौन सी मृदाएं? अम्लीय मृदाएं नहीं होनी चाहिए। देखो, आपको पता है कि अम्लीय मृदाओं का निर्माण कहाँ पे होता है? जहां पे जल की मात्रा अधिक होती है वहां पे अम्लीय मृदाओं का निर्माण होता है। क्षारीय और लवणीय मृदाओं का निर्माण कहाँ पे होता है? जहां पे शुष्कता उत्पन्न होती है या शुष्क क्षेत्र होते हैं वहां पर क्या होते हैं? लवणीय और क्षारीय मृदाएं वहां पर पाई जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार की समस्याएं मृदाओं में या इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित नहीं होनी चाहिए हमारी मृदा। तो इस प्रकार की मृदा या भूमि का चयन आपको करना है, ठीक है। देखो, मृदा चयन भी बोल सकते हो इसको और भूमि चयन भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद में आगे चलते हैं। अगला जो आपका टॉपिक है, किसका? स्थान चुनाव का, स्थान का जो चयन है उसके अंदर जो अगला टॉपिक है वो आता है आपका जलवायु। कौन सा वायु रे? जलवायु आता है। दूसरा है आपका जलवायु, और जलवायु होता है उसे क्या बोलते हैं? क्लाइमेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लाइमेट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम बात करते हैं कि जलवायु, जल और वायु। यहाँ पर यदि हम जलवायु की परिभाषा देखें तो जलवायु की परिभाषा किसे कहते हैं कि लगभग लंबे समय का तापमान, वायु के वेग में दाब आदि का जो सम्मिलित रूप होता है उसे क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। जबकि हम मौसम की परिभाषा देखें तो मौसम किसे कहते हैं कि मौसम प्रति सेकंड में भी चेंज हो सकता है, प्रति मिनट में भी चेंज हो सकता है। जैसे सुबह धूप निकल रही थी तो सनी हो गया मौसम, कैसा हो गया? सनी हो गया। दोपहर बाद में बादल हो गए, वर्षा हो गई, तो शाम को मौसम कैसा हो गया? रेनी हो गया। इसी प्रकार सर्दियों में बात करें तो सुबह दोपहर में थोड़ी गर्मी ज्यादा थी तो कैसा हो जाएगा? सनी हो जाएगा। और शाम को कैसा हो जाएगा? कोल्डी हो सकता है, बादल आ सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इस प्रकार से मौसम तो क्या होता है, प्रति समय छोटे छोटे समय का जो छोटा छोटा रूप होता है वो समय मौसम हो सकता है।
और यहाँ पर जलवायु होता है कि बहुत बड़े सम्मिलित रूप से हम क्या कह सकते हैं उसको जलवायु कह सकते हैं। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जलवायु की परिभाषा किस प्रकार बता सकते हैं कि लंबे समय का मौसम का जो योग होता है, लंबे समय का मौसम का जो योग होता है उसे क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जलवायु, अब जलवायु आपको समझ में आ गई कि यहाँ पर जैसे मान लो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की जलवायु कैसी है, उष्ण जलवायु है। कैसी जलवायु है, शुष्क व उष्ण जलवायु कह सकते हो इसको। ठीक है, और इसी प्रकार जैसे हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का जो झालावाड़, जो आपका बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, इधर की बात करें तो यहाँ पर क्या है, नम और उष्ण है। नम और कैसा है, उष्ण है। यहाँ पर नमी भी है और गर्मी भी है, नमी भी है और क्या है, गर्मी भी है। तो इस प्रकार की जो जलवायु है, कैसी जलवायु है यहाँ पर, नम और उष्ण। तो राजस्थान की, पूरी राजस्थान की बात करें तो उष्ण जलवायु है। तो यहाँ पर अलग प्रकार के फल वृक्ष लगेंगे। ठीक है, इसी प्रकार आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसे मान लो आपको उष्ण जलवायु है तो उसके लिए अलग प्रकार के फलों का चयन करना है, जैसे आम, आंवला, ठीक है, और बेर। इसी प्रकार नम व आर्द्र या शीत जलवायु है। ठीक है, नम और आर्द्र है तो वहां पर आपको संतरा, ठीक है, और शीत जलवायु है तो आपको सेब, ठीक है, सेब की खेती करनी। तो इस प्रकार हमें जलवायु को ध्यान में रखते हुए, जैसे मान लो हमने जलवायु का चयन कर लिया, उष्ण जलवायु का चयन किया तो आम, आंवला, बेर, हम इस प्रकार के पौधे लगा सकते हैं। यहाँ पर नम आर्द्र जलवायु है तो वहां पर संतरा, इस प्रकार के पौधे लगा सकते हैं, किन्नू लगा सकते हैं। इसी प्रकार शीत जलवायु का पौधा है, शीत जलवायु है तो वहां पर सेब का चुनाव कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम जलवायु के ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, हमें जिस प्रकार की खेती करनी है, जिस प्रकार के फल वृक्षों का चयन करना है, उसके अनुसार हम जलवायु का चयन करके स्थान का चुनाव करते हैं। ये चीज समझ में आई नहीं है। भूमि का चयन या मृदा का चयन क्या हो गया, यहाँ पर स्थान का चुनाव हुआ कि नहीं हुआ। इसी प्रकार जलवायु के आधार पर हम स्थान का चुनाव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार आगे बात करते हैं। इसके अंदर तीसरा है आपका, देखो यहाँ पर अन्य कारक भी होते हैं इसके अंदर। ठीक है, अन्य जो कारक है, देखो यहाँ पर हमें जिस स्थान पर बाग लगाना है, जिस स्थान पर उद्यान लगाना है, उसके पास में, बाग के पास में या उद्यान के पास में बाजार व्यवस्था होनी चाहिए। उद्यान के समीप बाजार की व्यवस्था होनी चाहिए। देखो इसके अंदर हम बात करते हैं कि उद्यान के समीप बाजार की व्यवस्था होनी चाहिए। बाजार की व्यवस्था होनी चाहिए। बाजार की व्यवस्था नहीं है तो हमें किस प्रकार के फल का चयन करना है। जैसे मान लो हमने क्या लगा दिया, केले के पौधे लगा दिए, केले की खेती स्टार्ट कर दी। अब केले की खेती स्टार्ट कर दी तो केले की स्टार्ट करने के बाद में हमें पता चला कि यहाँ पर तो बेचने के लिए आसपास 200-400 किलोमीटर के दायरे में तो कोई बाजार ही नहीं, बेचेंगे कहाँ पर इसको। तो इस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो यदि बाजार समीप है तो उसके अनुसार हमें किस प्रकार की खेती करनी है या किस प्रकार के फल वृक्ष लगाने हैं। ठीक है, जैसे मान लो आपने किसके पौधे लगाए, आम के पौधे लगा दिए। ठीक है, अब आम के पौधे लगाए, बाजार थोड़ा दूर है तो भी चल जाएगा, क्योंकि हम आम का जो परिवहन है वो आसानी से कर सकते हैं, वो जल्दी खराब नहीं होते हैं। जबकि आपके केले के पौधे, जो केले के फल होते हैं वो जल्दी से क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, बाजार को ध्यान में रखते हुए भी क्या करना है, आपको उद्यान का चयन करना है या फल वृक्ष का चयन करना है। इसी के साथ हम बात करते हैं कि ये मान लो बाजार दूर है, क्या है, बाजार दूर है। तो बाजार दूर होने पर हम क्या देखेंगे, बाजार यदि दूर है तो हम क्या देखेंगे, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि यातायात की जो सुविधा है वो है कि नहीं है। यातायात की सुविधा नहीं है तो आपको ये देखना पड़ेगा, आपके पास स्वयं के पास यातायात की सुविधा नहीं है तो हमें क्या देखना पड़ेगा,
यातायात की सुविधा नहीं है तो हमें क्या देखना पड़ेगा कि आपकी जो सड़क है वो बाग के नजदीक होनी चाहिए, ताकि वहां पर गुजरने वाले जो वाहन होते हैं उन यातायात के वाहनों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो उपज होगी उसको तुरंत मंडी पर पहुंचा सकते हैं या बाजार में पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ पर यातायात सड़कें उपलब्ध होनी चाहिए, उपलब्ध होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? यातायात व सड़कें उपलब्ध होनी चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार हम बात करते हैं कि आपके जो श्रमिक है, श्रमिकों की उपलब्धता होनी चाहिए। अब मान लो आपने बाग लगा दिया, जैसे मान लो आसपास जनसंख्या घनत्व बहुत कम है और वहां पर श्रमिकों की उपलब्धता क्या है, बहुत ही कम है, और आपने वहां पर बाग स्थापित कर दिया। तो श्रमिक यदि मान लो दूर रहते हैं श्रमिक, तो दूर से वो श्रमिक आएंगे, जाने में क्या हो जाएगा, उनका खर्चा हो जाएगा, इस वजह से वो श्रमिक वहां पे आ नहीं पाएंगे, और श्रमिक नहीं पहुंच पाएंगे तो आपका उत्पादन वैसे ही खराब हो जाएगा। जैसे मान लो आपको फलों की तुड़ाई करनी है, समय पर फलों की तुड़ाई नहीं हुई तो वो वैसे ही फलों के जो पौधे हैं उनके ऊपर ही पक जाएंगे, और पकने के बाद में वहीं पर क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। इस स्थिति में आपका उत्पादन स्वतः ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस समस्या को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर श्रमिकों की उपलब्धता होनी चाहिए, श्रमिकों की उपलब्धता होनी चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार बाजार की मांग के अनुसार, बाजार की मांग के अनुसार आपको क्या करना है, फल वृक्ष का चयन करना है। जैसे मान लो आपके आसपास कोई ऐसी फैक्ट्री है, जैसे मान लो आपके पास जेम या जेली बनाने वाली फैक्ट्री है, तो जेम और जेली बनाने वाली फैक्ट्री है या उद्योग है, तो आपको किस प्रकार के फल वृक्ष का चयन करना है, सेब और अमरूद, सेब और अमरूद जैसे फल वृक्षों का क्या करना है, आपको चयन करना है। अब मान लो आपके पास यहाँ पर अचार बनाने की फैक्ट्री है और आप लगा रहे हो यहाँ पर क्या लगा रहे हो, नींबू लगा रहे हो, या फिर आप कह सकते हो कि जो आपकी सॉस है, सॉस बनाने वाली फैक्ट्री आपके पास लगी हुई है, और आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर सेब और अमरूद का चुनाव कर रहे हो, और सेब और अमरूद का चुनाव करते हो तो वहां पर जो आपका सॉस है वो किससे बनता है, आपको पता है, सॉस बनता है आपका टमाटर से। किससे बनता है, टमाटर से बनता है। तो टमाटर की खेती करनी है, वहां पर हमें किसकी खेती करनी है, टमाटर। तो बाजार की मांग के अनुसार, बाजार की मांग के अनुसार, मांग के अनुसार फल वृक्ष का चयन करना, या फिर हम कह सकते हैं कि जैसे मान लो बाजार के अंदर किस समय कौन से फल वृक्ष, कौन से फलों की ज्यादा अधिकता रहती है, जिस समय उसके भाव डाउन रहते हैं, तो हम क्या बाजार की मांग के अनुसार फलों का क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। जैसे मान लो बाजार में मांग है, आम की ज्यादा मांग है, गर्मियों का मौसम चल रहा है तो उस समय आम की ज्यादा मांग होती है, और आपके जो क्षेत्र है वो सघन आबादी वाला है, वहां पर ज्यादा आमों की आवश्यकता होती है, तो आप किसका चुनाव करोगे, वहां पर आम के फल वृक्ष का। वहां पर केला लगाना पसंद करोगे क्या, नहीं, वहां पर केला लगाते हो तो आपको नुकसान ज्यादा होगा, जबकि आम लगाते हो तो फायदा ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार तो यहाँ पर अन्य जो कारक है वो है उद्यान के समीप बाजार की व्यवस्था होनी चाहिए, उद्यान के समीप क्या होनी चाहिए, बाजार की व्यवस्था होनी चाहिए, उद्यान के अनुसार क्या होनी चाहिए, बाजार की व्यवस्था होनी चाहिए। यातायात सड़कें उपलब्ध होनी चाहिए, यदि यातायात की सुविधा नहीं है तो आपके जो फल वृक्ष है, आपके जो फल हैं वो क्या हो जाएंगे, यहीं पर खेत में पड़े ही सड़ जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं इसके अंदर आपकी श्रमिकों की उपलब्धता होनी चाहिए। यदि कुशल श्रमिकों की उपलब्धता नहीं है, और कुशल श्रमिकों की उपलब्धता नहीं है तो इसके अंदर आप क्या हो जाएगा, वहां पर जो फल वृक्ष है उसके ऊपर फल सड़ जाएंगे, वहीं पर पककर तैयार हो जाएंगे और आपको अधिक हानि उठानी पड़ेगी। इसी प्रकार बाजार की मांग के अनुसार फल वृक्ष का चयन करना है आपको। ठीक है, तो ये अन्य कारक हो गए। इसके बाद में हम बात करते हैं इसके अगले कारक की।
जो अगला कारक है, अगला जो कारक है, चौथा कारक है इसके अंदर, चौथा कारक है जल निकास व सिंचाई। जल निकास व सिंचाई की क्या होनी चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो आपके आम, अमरूद, आंवला, ठीक है, इस प्रकार के जो फल वृक्ष होते हैं उनमें क्या होनी चाहिए, उनमें क्या होनी चाहिए, आपको जल की अधिक आवश्यकता होती है। और जल की अधिक आवश्यकता होती है तो वहां पर लगातार निरंतर सिंचाई करनी पड़ेगी हमें, और लगातार निरंतर सिंचाई करने के लिए हमें जल की आवश्यकता होती है। तो सिंचाई की व्यवस्था के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस प्रकार की समस्या का समाधान करना पड़ेगा। इसी प्रकार यदि मान लो वर्षा ऋतु में वहां पर क्या हो रहा है, अधिक वर्षा हो रही है, तो आपको पता है कि कभी भी बाग के अंदर यदि पानी लंबे समय तक भरा रहता है तो यहाँ पर जो पौधे होते हैं, पौधों के यहाँ पर सबसे पहले तो हम मृदा की बात करते हैं कि मृदा की भौतिक दशा क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। मृदा की भौतिक दशा खराब हो जाती है। इसी प्रकार आपके जो पोषक तत्व होते हैं वो घुलकर नीचे वाले संस्तरों में चले जाते हैं। इस प्रकार पौधों को पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं, तथा इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या हो जाएगा, कवक और जीवाणुओं की वृद्धि होगी, जिससे अनेक रोगों का क्या होगा, जन्म होगा, जिससे क्या होंगे, पौधे रोगग्रसित हो जाएंगे। तो इस प्रकार आपकी जल निकास की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए, और उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। इसके साथ ही क्या होगा, उत्तम व्यवस्था होगी तो आप अतिरिक्त जल को क्या करोगे, जल्दी से बाहर निकाल दोगे, जिससे इस प्रकार की समस्या का समाधान हो जाएगा। आपके जो पौधे हैं वो रोगग्रसित नहीं होंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं आपका जो अगला जो पॉइंट है उसके अंदर, पांचवा पॉइंट है धरातल की स्थिति। धरातल की स्थिति, ठीक है। अब देखो धरातल की स्थिति, देखो यदि हम क्या करते हैं, उबड़ खाबड़, किसमें, उबड़ खाबड़ भूमि का चयन करते हैं तो उसमें मृदा क्षरण ज्यादा होगा। मृदा क्षरण ज्यादा होगा तो जो ऊपर वाले क्षेत्र है वहां पे पोषक तत्वों की कमी होगी, तो वहां पे जो फल वृक्ष होंगे उनमें पोषक तत्वों की कमी होगी तो वो कमजोर हो जाएंगे, वहां पे उत्पादन कम मिल पाएगा। तथा जो नीचे वाले क्षेत्र है वहां पे मृदा क्षरण के कारण पोषक तत्वों की अधिकता हो जाएगी, और वहां पे क्या होगा, फल जो आपकी पोषक तत्वों की अधिकता के कारण वहां पे अच्छे पौधे बनेंगे। तो इस प्रकार की समस्या से जूझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि धरातल कैसा होना चाहिए, समतल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, समतल होना चाहिए। धरातल कैसा होना चाहिए, समतल होना चाहिए। इसी प्रकार भूमि कैसी होनी चाहिए, उपजाऊ होनी चाहिए आपकी। उपजाऊ के साथ साथ इसके अंदर और भी विशेषताएं, जल धारण क्षमता अधिकतम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, जल धारण क्षमता अधिकतम होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आपके जो स्थान का चुनाव है उसके अंदर हमारे जो कारक थे वो हमने पढ़ लिए कि स्थान का चुनाव किस आधार पर करना है, भूमि का चयन करना है या आपका मृदा का चयन करना है। आगे है जलवायु, क्लाइमेट के आधार पर हमें फल वृक्षों का चयन करना है। जल निकास और सिंचाई की जो उपलब्धता है वो अच्छी मात्रा में होनी चाहिए, पानी की उपलब्धता अधिक होनी चाहिए। इसी प्रकार जल निकास की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। इसी प्रकार हम बात करते हैं धरातल की स्थिति, जो टोपोग्राफी है आपकी, टोपोग्राफी की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। धरातल कैसी होनी चाहिए आपकी, समतल होनी चाहिए, ऊबड़ खाबड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, फल वृक्ष जो फलोद्यान है आपका, प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, उसके अंदर सबसे पहले हम स्थान का चुनाव करते हैं। और आपका स्थान का चुनाव हो गया कंप्लीट। ठीक है, और आगे हम अगली क्लास में आपके अगले जो टॉपिक है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।